लास्ट वीडियो में आखिरी में एक न्यूमेरिकल हुआ था जिसमें एक पॉइंट कैपिटल बी था जो एक लाइन मॉड x इज इक्वल टू 6 के ऊपर लाई किया हुआ था। ठीक, उसी के आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं पहला वाला हिस्सा है, इसके बाद का हिस्सा स्ट्रेट लाइन होगा, इसके बाद के हिस्से में सर्किल आएगा। तो अगर इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में बेसिकली हम दो टाइप के फिगर से बार बार टकराएंगे, एक ट्राइंगल से टकराएंगे और दूसरा हम क्वाड्रिलेटरल से टकराएंगे। तो चूंकि जिनसे टकराना है उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं और थोड़ी सी और चीज़ें उसी को एक बार यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत डीपली नहीं जाएंगे। ट्राइंगल के कुछ बेसिक टाइप, क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक टाइप, उनकी हम चर्चा कर लेंगे, बस बहुत डीप जाने वाले नहीं हैं। लिख रहे हैं बी यूज बेसिकली टू टाइप of geometrical figure in this section, यह लिख दे रहे हैं in this section। इस हिस्से में हम बेसिकली दो टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर की चर्चा करेंगे। बी यूज बेसिकली टू टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इन दिस सेक्शन। ठीक, जिसमें से जो पहला होगा, नाम हम अभी अभी ले चुके हैं, पहला होता है ट्राइंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल, और दूसरा होता है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, ठीक, चतुर्भुज। त्रिभुज नाम ही है तीन भुजाओं वाला। ठीक, तो इसके लिए त्रिभुज के लिए बस सिंपल सी बात लिख लो। ट्राइंगल, कोई पूछे ट्राइंगल क्या होता है तो सबसे पहली चीज़ कि ट्राइंगल 2D का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ ट्राइंगल क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक, तीनों साइडें उसको बंद किए रहती हैं और इसमें तीन स्ट्रेट सीधी साइड होती हैं, 3 स्ट्रेट साइड्स। ठीक, ये बेसिक होता है ट्राइंगल में। ट्राइंगल 2D का एक फिगर होता है, 2D का ऑब्जेक्ट होता है, क्लोज्ड होता है और क्लोज्ड होने के साथ साथ इसमें 3 साइडें होती हैं। ठीक, टाइप जितने होते हैं वो अभी बाद में चर्चा कर ली जाएगी। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, नाम ही है चतुर्भुज, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल भी कैसा होगा, 2D का शेप होगा, इसके साथ साथ क्लोज्ड होगा और इसमें 3 की बजाय 4 साइड होगी। लिख देना यहीं पर, 2D ऑब्जेक्ट प्लस क्लोज्ड होना है और प्लस 4 स्ट्रेट साइड, 4 स्ट्रेट साइड्स। ठीक, ये रहा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। अधिकतर हम इन्हीं दोनों से टकराएंगे इस पूरे सेक्शन में, बाकी तो ज्योमेट्री है और भी कई फिगर सामने आएंगे ही आएंगे। ठीक, ट्राइंगल में इसके कुछ खास टाइप होते हैं, उन खास टाइप की चर्चा कर ले रहे हैं और बहुत हल्की फुल्की चर्चा होगी, हम इसमें बहुत डीप नहीं जाने वाले हैं। जैसे अभी जब क्वाड्रिलेटरल को करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में एक रोम्बस आता है जिसको विषमकोण चतुर्भुज कहते हैं। अब रोम्बस की पूरी चर्चा करें तो रोम्बस की टोटल बेसिकली 14 प्रॉपर्टी होती है। हम रोम्बस की 14 प्रॉपर्टी करेंगे तो ज्योमेट्री हम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वो जहाँ टकराएंगे जितनी प्रॉपर्टी की हमको न्यूमेरिकल में ज़रूरत होगी उतनी प्रॉपर्टी हम लिख करके पार करेंगे। हालांकि पढ़ने के लिए कोई और छोड़ नहीं है, पढ़ने को भी पढ़ा जा सकता है इसको। ठीक, सबसे पहली बात ट्राइंगल की। ट्राइंगल, ठीक, अब ट्राइंगल के टाइप में हम चल रहे हैं। तो जो ट्राइंगल में सबसे पहला टाइप आता है, ठीक, उस सबसे पहले टाइप को अगर देखें तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, हिंदी होती है समबाहु। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड आपस में एक बराबर होंगी। ठीक, तो एक छोटा सा हम यहीं पर फिगर बना दे रहे हैं। ये है A B C,
साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं। ट्राइंगल को बनाते वक्त जिस वक्त साइड बराबर होती है तो उनके ऊपर डबल टिक मारा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल कट किए हुए हैं। ठीक, इसके बारे में सीधी सी बात लिखना, जो इसका पॉइंट है वो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। सबसे खास बात कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन की तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, इसके जितने इंटरनल एंगल होते हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं, तो लिख देना एवरी, ये इसका पहला पॉइंट था। इसका दूसरा पॉइंट, एवरी इंटरनल एंगल ठीक इज 60 डिग्री। जितने भी इंटरनल एंगल हैं वो सब के सब कैसे हैं, 60 डिग्री हैं, इक्वल टू कर दे रहे हैं। ठीक, इसका एरिया हम जानते हैं कि अगर ये एंगल कैपिटल ए है तो कैपिटल ए एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए आज की तारीख में इसकी तीन की तीनों साइड्स स्मॉल ए होंगी। तो जिस दिन कोई इसका एरिया मांगेगा तो हम कहेंगे साइड का √3/4 टाइम्स इसका एरिया होता है, तो यहीं पर एरिया लिख दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसका एरिया, क्षेत्रफल होता है √3/4 टाइम्स ऑफ द साइड, जहाँ पर ए साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसके बाद एक चर्चा हुई थी कि जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर में एक सर्किल बनता है और एक सर्किल उसके बाहर बनता है। जो अंदर में सर्किल बनता है वो इसकी तीन की तीनों साइड को टच करता हुआ गुजरता है, जो बाहर सर्किल बनता है वो इसके तीन के तीनों वर्टेक्स से होकर के जाता है और इसको घेरे रहता है। अंदर वाले को इंसेंटर का बोलते हैं, ठीक, और बाहर वाले को अगर देखा जाए तो बाहर वाले को सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल बोला जाता है, जिसका ऑलरेडी हम एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं जहाँ हमने हक निकाला था एच के, ठीक, जो उसके सेंटर निकाले हुए थे। तो जिस दिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर किसी ने कहा कि इसका जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल होता है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो सीधा सा फार्मूला होता है, एक साइड इसकी उठा लीजिए और साइड अपॉन √3 कर दीजिए, वही इसके सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस आती है। लिख देना *4 करके, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल्स सर्किल्स रेडियस इज इक्वल टू A/√3। ठीक, और चूंकि सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस है इसलिए इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम फिर सारी बात दोहरा रहे हैं, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन की तीनों साइड आपस में एक बराबर होंगी, पहली बात। इसके जितने इंटरनल एंगल होंगे सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। इसका जो एरिया होगा वो √3/4 इंटू साइड होता है, और इसका जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल होता है यानी वो सर्किल जो बाहर से होकर गुजरता है उसके तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है, वो सर्किल की रेडियस अगर कोई मांगे तो साइड अपॉन √3, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल R से। और जो सर्किल अंदर का होता है जिसको इंस्क्राइब्ड सर्किल बोला जाता है उसकी रेडियस मांगे तो उसकी रेडियस होती है बाहर वाले की रेडियस बटे 2 यानी आधी होती है उसके। लिखना, इसमें 5वां पॉइंट है इसका इंस्क्राइब्ड सर्किल, इंस्क्राइब्ड सर्किल्स रेडियस इज इक्वल टू, इंस्क्राइब्ड सर्किल्स रेडियस इज इक्वल टू, दो बातें होती हैं, चाहे लिखें √3/6 इंटू साइड, और चाहे इसी को लिखें, अच्छा इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और चाहे लिखा जा सकता है और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2, यानी सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस का आधा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, होती बहुत कुछ हैं, हम चर्चा सिर्फ इतने की करेंगे क्योंकि हम अपने न्यूमेरिकल में इन्हीं से टकराएंगे। ये लिख लें, फिर अगला टाइप उठाते हैं। ट्राइंगल में पहला टाइप हमने उठाया अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक, इसके बाद जो अगला टाइप होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। बोलने के तरीके अलग अलग हैं,
कुछ लोग इसको आइसोस्केलेस बोलते हैं, कुछ लोग इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। ठीक, ये ट्राइंगल में पहला टाइप था इक्विलेटरल। ट्राइंगल में दूसरा टाइप उठा रहे हैं। दूसरा टाइप है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, नाम ये आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी है कि जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में एक बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं इसकी आपस में एक बराबर हो सकती हैं। ठीक, लिख रहे हैं एक ट्राइंगल, यहीं पर फिगर बना लेना इसका। जैसे ये ट्राइंगल हमने बनाया ABC, हम इसकी ये दो साइड आपस में बराबर मान के चल रहे हैं, AC बराबर BC। ठीक, दो साइड बराबर हैं, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाएगा। लिख रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट इसका जो है वो है हैविंग एनी टू साइड्स, हैविंग एनी टू साइड्स। अच्छा, ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, हैविंग एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड, मतलब तीसरे की चर्चा नहीं है। तीसरा बराबर हो भी सकता है, तीसरा बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन कोई भी दो साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। गौर करो, इसने तीसरी साइड के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं की है। उसकी मर्जी वो बराबर हो भी सकता है, उसकी मर्जी वो बराबर नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब अगर हम लौटें पहले इक्विलेटरल के पास, तो इक्विलेटरल कहता है कि मेरी तीसरी साइड की चर्चा ना करो, तो मेरे कोई भी दो साइड आपस में बराबर बैठेंगे, मतलब हम इनके घर के ही मेंबर हैं, बाहर के नहीं है। लेकिन आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में कहेगा हम सिर्फ दो साइड की गारंटी दे रहे हैं, तीसरे की नहीं दे रहे हैं। तो तीसरे की नहीं दे रहे, जिस दिन तीसरा बराबर हो गया उस दिन मेरे परिवार में इक्विलेटरल बैठा है, और जिस दिन तीसरा डिफरेंट हो गया उस दिन हम बस अपने ही नाम से जाने जाएंगे, हमने इक्विलेटरल को अपने अंदर में जगह नहीं दी है। तो इसका मतलब इक्विलेटरल्स बिकम्स आइसोसेलेस, बस इक्विलेटरल मस्ट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल नीड नॉट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिख रहे हैं हैविंग एनी टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, ऑफ इक्वल लेंथ, कोई भी दो साइड ऐसी रखेगा जिनकी लेंथ आपस में कैसी हो, बराबर हो। ठीक, इक्विलेटरल इज आल्सो, इक्विलेटरल इज आल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इसके लिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल और इंस्क्राइब्ड सर्किल की बात नहीं करेंगे। ठीक, ये नोट करो। तो तीसरा टाइप उठाएं इसका। वैसे बेसिकली 6 या 7 टाइप माने गए हैं ट्राइंगल के होने को, तो अब आप अलग अलग नाम रखते चले जाओ, अलग अलग नाम रखते चले जाओ, कैटेगरी उसी में निकलती चली जाएगी। तीसरा टाइप लिख रहे हैं थर्ड टाइप आता है सबसे फेमस, जिससे शायद अपना जन्म जन्म का वास्ता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये वो ट्राइंगल है जिसको देख करके अपने आप में फीलिंग आती है, तू ही घर द्वार तू ही चूल्हा निवार। हर बार अपने लोग इसी से टकराते हैं। ठीक, नाम काफ़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, एक तो ये अगल बगल वाले चिल्लाते ही रहते हैं। ये रहा। ठीक, इसको हम कह रहे हैं ये है A, ये B और ये हमने कह दिया C। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो बेस होता है AC और जो ये परपेंडिकुलर होता है AB, ठीक, इन दोनों को लेग कहा जाता है, और ये हाइपोटेनस तो है ही है। ठीक, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, और इसे लेग कहा जाता है। ये बात ऐसे, ये नई बात है, ये हमको भी नहीं पता थी, बाद में एक किताब को पढ़ते वक्त समझ में आया, उसमें लिखा हुआ था कि AC और AB को लेग कहा जाता है। ठीक, इसमें लिखना, पहली बात इसकी है, वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री।
पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात, पाइथागोरस की थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो पाइथागोरस की थ्योरम से अगर देखा जाए तो AC प्लस AB का होल स्क्वायर, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक, तो अगली बात जो इसमें आती है वो आती है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें सिर्फ यही बात समझने की है, बीच में प्लस का साइन है, हम माइनस की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे। जिस दिन बीच में प्लस का साइन है उस दिन सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों में कौन सा एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा एक वर्टेक्स कॉमन है। जैसे जिस वक्त हम AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख रहे हैं उस वक्त वर्टेक्स A कॉमन है, और जो वर्टेक्स कॉमन है इसी वर्टेक्स पर एंगल 90 डिग्री बनता है। लेकिन बीच में ख्याल रहे प्लस का साइन होना चाहिए, मतलब जिस वक्त लेग का स्क्वायर कर रहे होते हैं, फर्स्ट लेग स्क्वायर प्लस सेकंड लेग स्क्वायर, तो उस लेग में जो एक पॉइंट कॉमन होता है उसी पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, किसी दूसरे पर बनने वाला नहीं है। ठीक, लिख रहे हैं इसमें। इसको हिंदी में चाहो तो हिंदी में इसको लिख लो, क्योंकि ये चीज़ ध्यान देने की होती है, कभी कभी दिमाग नहीं चल पाता इस पर। तो लिख देना, दो साइड्स के स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर के सम में एक वर्टेक्स कॉमन होता है। ठीक, और जो वर्टेक्स कॉमन होगा इसी पर π/2 का एंगल बनेगा। ठीक, इसी पर π/2 एंगल बनता है। ये हम वापस दोहरा रहे हैं, जो दोनों साइड इसके सेम होंगे, ठीक है, सॉरी दोनों साइड बोल रहे हैं, जो इसके लेग होंगे, लेग का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब करेंगे तो उसमें कोई एक पॉइंट कॉमन रहा होगा, वो जो पॉइंट कॉमन होगा यानी जो वर्टेक्स कॉमन होगा उसी वर्टेक्स के ऊपर ये एंगल π/2 बनेगा। ये ऐसे बना दे रहे हैं, यानी कैपिटल A के पास जो एंगल रहा होगा, एंगल A, वो मेरा 90 डिग्री का एंगल रहा होगा। ठीक, इसके बारे में अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये ऊपर वाले मिटा रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का अगला पॉइंट है, स्टार करके लिख रहे हैं फिर से। ठीक, जो कैपिटल R होगी, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल बोलते हैं इसको, चाहे सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल बोलो चाहे सर्कम सर्किल बोलो, दोनों बातें सेम टू हैं। रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल कुछ नहीं, सबसे आसान इसका होता है सिंपल सा, हाइपोटेनस का आधा। ठीक, जितना हाइपोटेनस है उसका आधा ही आपका क्या होगा, कैपिटल R होगा। दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। ये वो चीज़ें हैं जो अगर याद रहें तो न्यूमेरिकल में अगर कुछ शर्तों के साथ दे दिया, समथिंग चीज़ प्रूफ कीजिए या सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल का सेंटर निकालिए, तो सेंटर उंटर तो बाद में निकालेंगे, रेडियस निकालने को कहा है तो सीधे हाइपोटेनस निकाल करके आधा कर देंगे, वही मेरे सर्कम सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन हाफ। तो इन सर्किल के लिए भी कोई बहुत टफ नहीं है, इन सर्किल का भी आसान है, लिख रहे हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्किल। ठीक, ये होता है, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से सुना, फर्स्ट लेग प्लस सेकेंड लेग माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। वापस फर्स्ट लेग प्लस सेकेंड लेग यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। सर्कम सर्किल की बात करें तो सिर्फ हाइपोटेनस अपॉन 2 होगा, और इनकी बात करें इन सर्किल की, तो इन सर्किल के लिए बेस
प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 लिखना। फर्स्ट लेग प्लस सेकेंड लेग माइनस हाइपोटेनस और डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये होता है, एक फार्मूला इसका और होता है, उस सिंपल सा इसका फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू, इसमें केवल दोनों लेग को ऐड किया जाता है, फर्स्ट लेग, ठीक, फर्स्ट लेग प्लस सेकेंड लेग, ठीक, और होल डिवाइडेड बाई, ठीक, तीन की तीनों साइड्स का सम ऑफ थ्री साइड्स, सम ऑफ थ्री साइड्स, ठीक, फर्स्ट लेग प्लस सेकेंड लेग और सम ऑफ थ्री साइड्स, यानी दैट इज, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। दूसरा फार्मूला इसका ये है। ये तीसरा टाइप हो गया इसका, राइट एंगल ट्राइंगल। अब बारी आती है इसमें चौथे टाइप की। हम सब इसी एक लाइन पर लिखते जा रहे हैं, तो कॉपी में लिखना तो पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो हिस्सा लिखना, फिर दूसरा बनाना आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका लिखना, और फिर तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके बाद वाले हिस्से के लिए उसको भी बता रहे हैं। अगला है स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल नेक्स्ट है स्केलीन ट्राइंगल, ये पढ़ा जाता है स्केलीन ट्राइंगल। और इसके पहले जो था, ठीक, इसके पहले वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल जो था, ठीक, उसको जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है ये आइसोसेलेस। इसके पहले वाला समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसे पढ़ा जाता है स्केलीन ट्राइंगल, ठीक। बाकी सबके अपने अपने बोलने के तरीके हैं, जैसा भी होगा। हाँ, वो गूगल बाबा पे सर्च करने पर ये दोनों मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक। स्केलीन ट्राइंगल में लिखते हैं, ठीक। इसका नाम ही काफ़ी है, विषम बाहु। विषम बाहु नाम, विषम बाहु, सारी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। लिख देते हैं इसमें, कुछ ऐसा फिगर रहता है इसका। देखो तीनों साइड ऐसी बनाए कि अलग अलग नज़र आ रही है। एंगल ए, ये साइड वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इस तरीके से बनाए हैं। प्रॉपर्टी में इसके लिखना, स्केलीन ट्राइंगल में जो पहली बात है, ठीक, वही बात, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। सारी साइड अलग अलग होंगी। अच्छा, सारी साइड अलग होंगी तो इसका मतलब जो अंदर के इंटरनल एंगल हैं वो भी डिफरेंट होंगे, लिखना। अगली बात, एवरी इंटरनल एंगल इज डिफरेंट। सारे के सारे इंटरनल एंगल भी डिफरेंट होंगे। बाकी और बातें नहीं लिख रहे हैं, बाकी वही है। अगर इसका कोई एरिया पूछे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कहा जाता है, ठीक। सिर्फ इसकी दो ही बातें हैं। जिनकी बातें ज़्यादा टकराएंगी उनकी हम ज़्यादा बात लिख रहे हैं, जिनकी कम होगी उनके लिए बहुत थोड़ी सी बात लिख रहे हैं, क्योंकि पढ़ने को पूरा ट्राइंगल पढ़ा जाए तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेकर के अपनी पीठ पे ढोते हैं। अगला है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। समद्विबाहु होगा, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इसके साथ साथ एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। एक बात तो तय है,
जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो साफ सुथरा हो गया कि आपके पास एक हाइपोटेनस होगा, और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो सिर्फ 2 लेग ही बराबर हो सकते हैं और हमारे पास कुछ बराबर होने के लिए बचा नहीं। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 लेग बराबर होते हैं और इसके साथ ही साथ एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वही हमारे लिए किसका काम करता है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का काम करता है। लिखना 2 साइड्स आर इक्वल, इसके बारे में लिख रहे हैं। फिगर बनाने को फिगर सब लोग बना ही सकते हो। ये रहा, ये और ये, इन पर ऐसे टिक मार दो, ये 2 साइड इसकी बराबर हैं, ABC। ठीक, लिखना 2 साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आपस में बराबर होंगी। ठीक, एंड एट वन वर्टेक्स, एंड एट वन वर्टेक्स, ठीक, देयर इज π/2 एंगल, देयर इज π/2 एंगल। इसका मतलब अगर सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए तो सिंबल के फॉर्म में यही लिख सकते हैं इसके लिए कि पहली बात AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक, एंड और इसके साथ ही साथ AB बराबर AC, AB बराबर AC। ये लिखो ना लिखो, जब इसको लिख दिए तो उसको नहीं, या तो ये लिखो या ये, 2 में से कोई एक ही लिखना है। ये गारंटी है, अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC लिखा है तो गारंटी बन रही है इस हिसाब से कि आपके ये सेम आ गए। इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के साथ साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, अच्छा, एक चीज़, जिस वक्त ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा उस वक्त तो इससे मेरा काम चल जाता है, और जिस वक्त ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ठीक, उस वक्त हम फार्मूला कॉस का इस्तेमाल करेंगे। जो हम लोग कॉस ए कॉस बी कॉस सी पढ़े हुए हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उस बात को चाहे नोट करके चाहे रिमार्क करके कैसे भी करके लिख लेना। हम यहीं पर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। ठीक, उसी के नीचे ही लिखना, बोल्ड करके इसे लिख देना। इफ़ ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मेरा जो ट्राइंगल दिया गया है वो एक राइट एंगल यानी एक समकोण त्रिभुज ना हो, देन यूज़, तब इस्तेमाल करते हैं, देन यूज़ कोसाइन फार्मूला। देन यूज़ कोसाइन फार्मूला, और ये फार्मूला याद होगा, ये फार्मूला होता है कॉस ए इज इक्वल टू, चूँकि कॉस ए है तो जो ए है एंगल ए अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब इसी की साइड जो होगी यानी साइड स्मॉल ए वो सब्सट्रैक्ट की जाएगी, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। ये रहा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर में दिखेगा। जैसे हम अगला वाला टाइप लिखेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जब लिखेंगे उसमें नज़र आएगा किसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ठीक, उसी ट्राइंगल में लाइन बढ़ा करके, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल था, ट्राइंगल के इस तरीके से टाइप चल रहे थे ना, तो फिर एक टाइप और इस तरीके से डैश करके लिखना। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं हेडिंग डाल करके, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। नाम काफ़ी, अधिक कोण त्रिभुज यानी कोई एक एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक, फिगर हम यहीं पर बना दे रहे हैं इसका, ये रहा ABC। ठीक, लिखना ट्राइंगल इन विच, ट्राइंगल इन विच, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल जो होगा वो आपका अधिक कोण होगा। ठीक, अब अगली बात,
चूँकि एंगल ए को कहा गया है ऑब्ट्यूस एंगल है, अभी जो हम फिगर बनाए हैं इसमें ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। रीज़न ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का टोटल सम ही 180 होता है, तो एंगल ए 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होगा। तो हम इसी बात को उठा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान देना, अब यहीं से इसमें ध्यान देने की शुरुआत है क्योंकि अब हम इसका इस्तेमाल करने चल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए, ठीक, एंगल ए इज ऑब्ट्यूस एंगल ए इज ऑब्ट्यूस, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा ऐसे लिखना, सिंस एंगल ए इज ऑब्ट्यूस दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और जो भी एंगल 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा वो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, जो चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में गई उसके लिए सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ए पक्का लेस देन कितना होगा, 0। अच्छा, कॉस ए लेस देन 0 हुआ तो अब जरा कॉस ए की वैल्यू रखो। कॉस ए हमको पता है, ये लिखा गया सामने, देखना, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल सी है, ये बी है, ठीक। तो कॉस ए होगा, दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc इज लेस देन 0। इसको इधर भेजो, ठीक, ऊपर लिख रहे हैं। देखना, ये इधर गया तो अपने को मिलता है इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। इसका मतलब हमको मिला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अब जरा इनको साइड के टर्म पे रखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, देखना, बी स्क्वायर, बी का मतलब कौन हुआ है, ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब कौन है, ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर इज लेस देन ए का मतलब कौन, बी सी स्क्वायर। अब दिमाग चलाना इस पर, साइड सेम है, बीच में प्लस का साइन है। जिस वक्त ये पूरी क्वांटिटी लेस देन हुई, वापस बोल रहे हैं, एक वर्टेक्स सेम है, बीच में प्लस का साइन है, ये मेन है। ये नेगेटिव नहीं रहना चाहिए कि आप इसको नेगेटिव बैठा के कोई रिजल्ट बना दोगे, नहीं, ये बीच में प्लस का साइन, वर्टेक्स सेम, बीच में प्लस का साइन, और लेस देन हो गया किससे, बी सी स्क्वायर से, मतलब दो साइड का सम। और ऐसी साइड का सम जिसमें एक वर्टेक्स सेम है वो तीसरे साइड के स्क्वायर से कैसा बैठ रहा है, छोटा। थोड़ी सी हम गलत बात बोल गए हैं, पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर और दोनों साइड में एक वर्टेक्स सेम टू सेम नजर आ रहा है, ये थर्ड साइड के स्क्वायर से छोटा बैठ रहा है, छोटा बैठ रहा है। तो इसका मतलब एंगल ए कैसा हुआ, छोटा है तो एंगल ए अधिक कोण हुआ, अधिक कोण हुआ तो इसका मतलब मेरा ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, इक्वल टू होता था तब सोचो क्या होता था, जब हम कहते थे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर और इन साइड के स्क्वायर में एक वर्टेक्स सेम है, ये बराबर होता था तीसरी साइड का स्क्वायर, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते थे। तो पक्की बात है कि अब जो तीसरी बात होगी, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, जिस दिन बी सी स्क्वायर होगा और ये वर्टेक्स सेम है उस दिन कैपिटल ए पर बनेगा एक्यूट एंगल। तो ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इसी बात को हम लिख दे रहे हैं। लिखना, अच्छा हिंदी में लिख दे रहे हैं, वैसे ये इतने पर इसको रोक देना। ये तो रिजल्ट आ गया मेरे एक ट्रायंगल के लिए, आप कह सकते हो रिमार्क टाइप का है, ठीक। अगर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक, इम्प्लाइज दैट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। एक बात हुई। इसके बाद अगली बात लिखते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज लेस देन बी सी स्क्वायर, लेस देन तो अधिक कोण, लेस है तो अधिक कोण बनेगा, यानी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल implies that obtuse
ट्राइंगल, ये बात हुई। अच्छा अगला देखना, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज ग्रेटर देन BC स्क्वायर। अच्छा अधिक है तो न्यून कोण बनेगा, इम्प्लाइज दैट एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, और कैपिटल A पर एक्यूट एंगल बन रहा होगा। ठीक, ये हुआ, नोट कर लो। तुरंत इससे जुड़ा न्यूमेरिकल उठाते हैं। ठीक, 2 न्यूमेरिकल छोटे छोटे उठाएंगे और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम थोड़ा छोटा रखेंगे जानबूझ करके, क्योंकि आज आँख में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, इसीलिए इस वीडियो को छोटा रखना मजबूरी है हमारी। कल भी इसीलिए तुम लोगों को वीडियो नहीं दे पाए थे, क्योंकि कल भी दिक्कत ज़्यादा थी। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके फटाफट, छोटे छोटे, बहुत हल्के न्यूमेरिकल हैं। इन न्यूमेरिकल को कराने का बस यही मतलब है, जो ये कबोधन किया गया है इस कबोधन की थोड़ी सी चर्चा हो जाए बस खाली, बाकी न्यूमेरिकल आगे अच्छे अच्छे मिलेंगे। अभी इन न्यूमेरिकल से बिल्कुल दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, नहीं ये तो बड़े हल्के चल रहे हैं। लिखना ट्राइंगल, ट्राइंगल विद वर्टिसेस ट्राइंगल विद वर्टिसेस कैपिटल A 0 0, कैपिटल B √3, 1, ठीक, एंड कैपिटल C ये दिया गया है 0, 2 इज, पहला ऑप्शन A राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा दिया गया है B इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, ये इक्विलेटरल है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। C दिया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस C ऑप्शन बना रहे हैं, D तक नहीं बना रहे हैं। ठीक, D नन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ट्राइंगल की चर्चा कर रहे हैं, उस ट्राइंगल के हमें 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता हैं। पूछ रहे हैं कौन सा ट्राइंगल होगा। ठीक, मेरे सामने एक ही रास्ता है कि जब आपने वर्टेक्स दे ही दिए हैं तो हम साइड की लेंथ निकाल लेते हैं कि हर साइड की लंबाई कितनी होगी, AB क्या होगा, BC क्या होगा, CA क्या होगा। शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन AB बराबर, चलो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। AB के बीच में AB अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी केवल और केवल 3 बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, केवल और केवल 1, √3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये तो 4 हुआ, बाहर आते 2 हुआ। ठीक, अब इसी तरीके से BC कैलकुलेट कर लेते हैं। BC बराबर अंडर रूट, फिर वही बात, BC अंडर √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी केवल 3। अच्छा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन +1। एक बार फिर से आया 2। ठीक, CA कैलकुलेट कर लेते हैं। CA बराबर अंडर रूट, देखना 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, बाहर आके 2 ही बनेगा, यानी 0 + 4 और बाहर आकर के बन गया 2। तीनों साइड एक बराबर है, पता चल गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, यहीं पर लिख देना, इम्प्लाइज दैट AB बराबर BC बराबर CA, इम्प्लाइज दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल। वीडियो रोक करके तुम लोग न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर
अगली प्रॉब्लम लिखना। कोशिश कर रहे हैं डेली वीडियो की, लेकिन बस डेली वीडियो हो नहीं पा रहा है और दिक्कत यही है ना, कभी आँख में दिक्कत कभी कुछ। फिर भी कोशिश करेंगे कि मतलब रेगुलर एक लंबा वीडियो दे सकें। लिखना ट्राइएंगल, ठीक, विद वर्टिसेस ट्राइएंगल विद वर्टिसेस कैपिटल A 3,0, ठीक, कैपिटल B ये वर्टेक्स दिया गया है 3,4, ठीक, एंड कैपिटल C वर्टेक्स दिया गया है 0,4 इज डैश, ठीक। वही 3 ऑप्शन, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, दूसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरे में आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। 3 ही ऑप्शंस लगा रहे हैं, सॉरी 3 होंगे, ABC, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। फटाफट इन्हें कैलकुलेट करते हैं, काम मेरा वही होगा, साइड कैलकुलेट कर ले रहे हैं सारे। अच्छा, चाहे तो इनका फिगर बना करके भी आंसर दे सकते हैं, कम से कम इस केस में ऐसा हो सकता है, देखते हैं, ध्यान देना। पहला पॉइंट है 3,0, 3,0 का मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये मेरा हो गया कैपिटल A, ठीक। उसके बाद इसको देखते हैं, ये 0,4 है, 0,4 का मतलब यहाँ कहीं पर वाई एक्सिस के ऊपर, ये हो गया C 0,4। अच्छा ध्यान देना, ये 3,0 एक्स पर चले 3, वाई पर चले 4, तो ये ठीक सामने बैठेगा, ये पॉइंट होगा B 3,4। ट्राइंगल बनाते हैं, ये और ये ट्राइंगल बना, ठीक। दिमाग दौड़ाना, ये 3, ये इतना हिस्सा 3, तो इसका मतलब ये लेग कितनी हुई, 3 हुई। अच्छा, ये इतना हिस्सा 4, तो ये सामने वाला कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। साफ पता चल रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन करके आया हुआ है, तो टिक मारना चाहे तो सीधे राइट एंगल ट्राइंगल पे। वो वैसे भी इक्विलैटरल नहीं होने वाला है और आइसोसेलेस नहीं होने वाला, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी है तो न तो ये 3 हो सकती है ना ये 4 हो सकती है, ये 5 होगी। 4 चौक 16, 3 त्रिक्का 9, 16 और 9 25 और 55 25, ये होगी 5, सीधे सीधे। तो चाहे सॉल्व करो चाहे वैसे लिख दो, सीधे सीधे ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। इसमें कुछ सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये सबसे हल्के न्यूमेरिकल थे, यह चूँकि इंट्रो था इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल थे एकदम घटिया वाले। अब इसके बाद चर्चा कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। अभी हम बिल्कुल कोई बड़े न्यूमेरिकल उठाने के मूड के नहीं हैं, ठीक है। अभी पहले थ्योरी अपने पास इकट्ठी हो, उसके बाद फिर धीमे धीमे उसे में न्यूमेरिकल को इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे। अभी तो बस इंट्रो चल रहा है कि भैया तुम दादा हो, तुम काकी हो, तुम नाना चाची हो। चलो अब चर्चा करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज। यहीं पर लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ऊपर ही लिख देते हैं, क्या जा रहा है अपना, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक। जैसे ट्राइंगल का लिखे थे वैसे इसका लिख देना। पहली बात 2D का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरी बात क्लोज्ड शेप होता है। क्लोज्ड होने का मतलब अपने अंदर में एक रीजन को घेरे बैठा होगा, ठीक। 2D है, क्लोज्ड है, ठीक। और क्लोज्ड होने के साथ साथ क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक। तो इसका मतलब इसके पास 4 स्ट्रेट साइड्स होंगी, तो +4 स्ट्रेट साइड्स, इसके पास कुल 4 स्ट्रेट साइड्स, सीधी साइड्स होंगी। अब इसके टाइप की चर्चा करते हैं, ये फटाफट इसको नोट कर लो तो हम क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करें। देखना, अब हम इसको ऐसे तिरछे पे लिख दे रहे हैं।
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, हाँ सही है, बन गया, ये रहा। ठीक, अब इसकी शाखाएं फूट रही हैं। जो सबसे पहला और जो सबसे फेमस हम लोगों से टकराता है, जो लोग नेट की वाले हैं, नेट वाले लोग जानते हैं जो सबसे पहला टकराएगा वो स्क्वायर होता है। डाइहेड्रल ग्रुप में सबसे पहला टकराव मिलता है इससे। लिखना स्क्वायर, स्क्वायर, वर्ग, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ऐसे बोलते चल रहे हैं, वर्ग। साफ तौर से इसके बारे में हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो स्क्वायर होता है इसकी चारों साइडें आपस में एक बराबर होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ साइड बराबर होने से ही स्क्वायर कह के फुर्सत मिल जाएगी? मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना वैसे वैसे अपने आप क्लियर होता जाएगा कि सिर्फ 4 साइड का बराबर कह देना ही काफ़ी है या कुछ और बातें भी हमको कहनी पड़ेंगी। ठीक, या तुम लोग इसको सोच सकते हो कि क्या हम केवल इतना कह दें कि 4 साइड बराबर होंगी? तब तक हम इसके बारे में लिख रहे हैं। यहाँ हम फिगर बना दे रहे हैं छोटा सा। ठीक, ये रहा A B C D। ठीक, B को D से मिलाने पर हमको पहला डायगोनल मिलता है ये, और इसको C को A से मिलाने पर हमको दूसरा डायगोनल मिलता है। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक, अब सुनो, स्क्वायर के लिए सिर्फ 4 साइड को बराबर कह देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो रोम्बस होता है, ठीक, रोम्बस में भी हाल ये होता है। अगर रोम्बस को हम कहें तो रोम्बस की हिंदी होती है विषम कोण चतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस में 4 की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। रोम्बस ये ऐसा होता है, जो वो बर्फी आती है उस बर्फी के शेप में, ये रोम्बस है। इसकी भी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन तो फिर 4 साइड इसकी बराबर, 4 इसकी बराबर, इसका मतलब रोम्बस और स्क्वायर अगर सिर्फ हम साइड बराबर होकर के बात करें तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको डायगोनल की भी चर्चा करनी पड़ेगी। चलो शुरुआत करते हैं। स्क्वायर में लिखना सीधा सा फंडा स्क्वायर में, पहला तो ये होना चाहिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर CD बराबर DA। स्क्वायर की सबसे पहली शर्त है कि इसके 4 के चारों साइड आपस में बराबर होने चाहिए एंड, और इसके साथ ही साथ एंड ये डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर होनी चाहिए। एंड डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। अब स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर के लिए कोई पूछे स्क्वायर कौन होता है तो सिर्फ 4 साइड बराबर होने से काम चलने वाला नहीं, हमें ये भी कहना पड़ेगा 4 की चारों साइड्स बराबर हों, इसके साथ डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, चाहे ये डिफिनीशन दो, चाहे इक्विवेलेंट में भी हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट की डिफिनीशन देखना, इक्विवेलेंटली ठीक, इक्विवेलेंट की डिफिनीशन तो साफ सुथरे तौर पर अंतर पैदा कर देती है इसके और रोम्बस के बीच का। ध्यान देना, इक्विवेलेंटली ये होता है कि इसकी साइड तो बराबर होनी चाहिए, एक बात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, एक बात तो ये होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए इसके अंदर के जो 4 के चारों एंगल हैं ये सब 90 डिग्री होने चाहिए। बस यही इससे रोम्बस के बीच का फ़र्क आ चुका है। लिख देना एंड ऑल 4 एंगल्स आर π/2। इसीलिए इक्विवेलेंट वाली ये डिफिनेशन ज़्यादा बेहतर पड़ती है। ठीक, चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए और इंटरनल एंगल सबके सब कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। अच्छा, एक इक्विवेलेंट कंडीशंस और होती है इसकी, वो इक्विवेलेंट कंडीशंस अगर याद की जाए तो वो होगी, शायद उसमें ये होता है अपोजिट साइड जो हो वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। कई कंडीशंस का सम होता है वो एक्चुअली, उसमें कहा जाता है, रुको याद करने दो, वो होता है अपोजिट साइड जो हो ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात उसमें और जुड़ती है कि आपके जो डायगोनल हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, मतलब AC बराबर BD होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एंगल बिटवीन जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक, एंगल बिटवीन द डायगोनल 90 डिग्री, ये भी 90 पर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। और एक चौथी कंडीशन उसमें आती है कि ये जो कटान पॉइंट होता है F, अगर हम इसको F कह दें,
ये कटान पॉइंट दोनों का ही मिड पॉइंट होता है, यानी कि BD का भी मिड पॉइंट F होगा और AC का भी मिड पॉइंट F होगा। तो वो 4 कंडीशन का पैकेट होता है, तो उसको लिखने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतने से 2 से अपना काम चल जाएगा। इसके बाद अगला टाइप जो होता है वो होता है रेक्टेंगल। अगला रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। ये स्क्वायर वाला हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगी इस जगह की। रेक्टेंगल, ठीक। इसमें लिखना रेक्टेंगल में ये फिगर है इसका, ये ABCD, ठीक। और ये होता है AC डायगोनल और ये होता है डायगोनल BD और ये इनका कटान बिंदु होता है, ठीक। रेक्टेंगल में जितने भी इंटरनल एंगल हैं वो सारे के सारे, पहली बात तो π/2 होने चाहिए, एक ही बात, आल, बस एक शर्त इसके लिए है, आल एंगल्स आर π/2, सिर्फ इतना कह देना पर्याप्त है। इसका मतलब स्क्वायर के केस में अगर हम देखें तो अंदर के चारों एंगल π/2 होते हैं, यानी हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगल को बोलने के लिए हम केवल एक बात कह रहे हैं कि इंटरनल एंगल π/2 होने चाहिए, और स्क्वायर में हम एक से ज़्यादा बात कहे हुए थे। तो इसका मतलब हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंट वाली कंडीशन सुन लेते हैं। इक्विवेलेंट क्या होती है? इक्विवेलेंटली अगर कहा जाए तो ये होता है कि जो आपके डायगोनल आ रहे हैं, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट F को करें तो F कैसा पॉइंट होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए दोनों के लिए, डायगोनल BD के लिए भी और डायगोनल AC के लिए। तो इक्विवेलेंटली लिखना AC, ये AC बाइसेक्ट BD, AC बाइसेक्ट BD, पहली शर्त ये होनी चाहिए एंड, और इसके साथ ही साथ इनकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, एंड AC बराबर BD, ये होना चाहिए, ठीक। ये दो बातें कहें। अगर हम पहली बात कहें तो सिर्फ इतनी कहें कि एंगल के अंदर के ये चार के चारों एंगल π/2 होने चाहिए, रेक्टेंगल होगा, आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप और दूसरे तरीके से कहना चाहते हो, सामने वाले का नहीं, एक और अलग से बात कहो, तो कह दो भैया जो दोनों डायगोनल होते हैं वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, इसके साथ ही साथ दोनों डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर होनी चाहिए। ये बात हुई, ठीक। सामने वाले ने फिर कहा नहीं, कुछ और भी बात कहिए, तो और भी बात कहिए, तो उसको तीसरी बात बड़े साफ शब्दों में कहना ये आखिरी बोल रहे हैं हम कि जो आमने सामने की साइड होती हैं वो आपस में एक बराबर होनी चाहिए, पहली बात, और डायगोनल की लेंथ आपस में एक बराबर होनी चाहिए, ठीक। लिख रहे हैं इसी बात को, इक्विवेलेंटली AB बराबर DC, पहले तो ये बराबर होनी चाहिए, AB बराबर DC और AD बराबर BC होना चाहिए। एक बात, AB बराबर DC, कॉमा, अगली बात AD बराबर BC, दूसरी बात, और अब बारी डायगोनल की, AC बराबर BD एंड AC बराबर BD, डायगोनल बराबर होने चाहिए, ठीक। ये बात याद रखना, एनी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नीड नॉट बी स्क्वायर। ये चर्चा हुई रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के बाद अगला नंबर लगता है पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज। ये सब क्वाड्रिलेटरल के हिस्से, क्वाड्रिलेटरल के बहुत हिस्से होते हैं, हम सिर्फ फेमस हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं बस, और हिस्से इसके काफ़ी होते हैं। लिखना पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, ये कुछ ऐसा।
ए बी सी डी, ठीक, ये डायगोनल होता है और ये डायगोनल होता है ए सी और बी डी, ठीक। इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे ए बी का अपोजिट साइड डी सी होता है और इसका ए डी का अपोजिट साइड बी सी होगा, ये अपोजिट साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब ए बी डी सी के बराबर होना चाहिए, ए डी सी बी के बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर हो ना हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लिखना अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, दैट इज अपोजिट साइड आपस में इक्वल्स होनी चाहिए, इक्वल्स, दैट इज ए बी बराबर डी सी, ठीक, और ए डी बराबर बी सी, ये हुआ। अच्छा, जो डायगोनल की इसमें बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें डायगोनल आपस में बराबर हो, इसमें डायगोनल की लेंथ डिफरेंट होगी तब पर भी चलेगा, तो यहीं पर लिख रहे हैं एंड ए सी नीड नॉट इक्वल टू बी डी, नीड नॉट जरूरत नहीं है, बराबर हो जाए तब भी सही है, नहीं होगा तब पर भी सही है। लिखना ए सी नीड नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी नीड नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, दैट इज़, इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी इन जनरल। कई लोग इसको बड़े फट से तुरंत लिख देंगे मुंह खोल के धौकनी जैसा, कि ये इतनी बात लिखेंगे और लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, और तुरंत बिना सोचे समझे एक बात चिपका देंगे ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। दिमाग घास चढ़ने जाएगा तभी आदमी इस तरीके की बात लिखेगा ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, क्योंकि जिस दिन ये बराबर हो गया उस दिन हम जानते हैं कि हमारा जो स्क्वायर होता है वो इसकी डिफिनीशन को फॉलो करता है, तो स्क्वायर इसकी डिफिनीशन को फॉलो करता है, यानी स्क्वायर पैरेललोग्राम में आ जाएगा, बिल्कुल आमने सामने की बात ही तो है, तो स्क्वायर में आमने सामने की देखें तो आमने सामने वाले एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं बराबर बराबर, ठीक, और डायगोनल उनके बराबर हो गए, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि डायगोनल हमेशा बराबर नहीं होने चाहिए, पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए इन जनरल लिखा जाता है व्यापक तौर पर, जैसे फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ फंक्शन के केस में लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक। इसलिए इस बात का ख्याल रखना, ये वर्डिंग लिखी जाती है नीड नॉट इक्वल टू, ये नहीं कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी या ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी लिख के पार कर जाओ, ये गलत है, पूरी तरह से ये गलत रहेगा, ठीक। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के बाद अगला नंबर आता है रोम्बस का, विषम कोण चतुर्भुज का, ठीक, लिख रहे हैं रोम्बस, रोम्बस विषम कोण चतुर्भुज। रोम्बस में लिखना, इसका फिगर बना लेते हैं, वो काजू कतली वाला फिगर, ये एडजेसेंट साइड है, अच्छा ये साइड बराबर होनी चाहिए, मेरा नहीं बना है, तुम लोगों की ये सारी साइड्स आपस में एक बराबर को हम ये बनाते हैं, बन गया, मान के चलो चारों साइड इसमें बराबर हैं आपस में, ठीक। नामकरण संस्कार कर देते हैं, ए बी सी डी, और ये रहे डायगोनल और ये रहे डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक। चलो रोम्बस में लिखने की शुरुआत करें। रोम्बस में ये होता है कि जो इसकी साइड्स हैं वो चारों साइड्स आपस में तो बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस में एक फ़र्क होता है, रोम्बस में डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। लिखना ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक, और एंड ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी,
और रोम्बस में AC डज नॉट इक्वल टू BD, ठीक। लेकिन इसके साथ ही साथ बट AC परपेंडिकुलर टू BD, लेकिन दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बट AC परपेंडिकुलर टू BD, ये बात आई। ये नोट करो। अच्छा हाँ, एक चीज़ में हम फिर से देखो, हम भूल गए खुद ही। एक चीज़ ये होता है कि जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डायगोनल के डज नॉट इक्वल टू लिखा है, इसको लिख देना इन जनरल। इन जनरल हर स्क्वायर रोम्बस होगा, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर लिख देना इन जनरल। रोम्बस के केस में चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। डायगोनल आपस में बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तब पर भी चलेगा, और जिस दिन ये बराबर नहीं है उसके अलावा ये बात तय है कि दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करनी चाहिए। एक और बात होती है कि रोम्बस में जो हमारे ये डायगोनल होते हैं, ये अपने ठीक सामने वाले अपोजिट एंगल को आधे पर काट रहे होते हैं, ठीक। ये रोम्बस की बात है। और एक और चीज़, अगर रोम्बस में देखा जाए तो रोम्बस में आमने सामने के एंगल आपस में एक बराबर भी कहे जा सकते हैं। जैसे एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल B बराबर होगा एंगल D के। तो लिख सकते हैं इन रोम्बस अगर इनकी डिफिनीशन को ठीक से पढ़ा जाए तो स्क्वायर रोम्बस की हर प्रॉपर्टी को पूरी कर जाएगा, लेकिन रोम्बस स्क्वायर की हर प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए सारा डिफरेंस केवल और केवल डिफिनीशन से ही होता है, और ये यहाँ की सबसे भारी गलती यही होती है, हर एक केस में ये गलती बनी रहती है। लिखना इन रोम्बस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये होता है, ठीक। ये रोम्बस लिख देना। रोम्बस के बाद जो अगले दो टाइप और हैं, बस दो ही टाइप और उठाएंगे, एक काइट का और एक ट्रेपेजियम का। हालांकि काइट और ट्रेपेजियम भी हम लोगों को मिलेंगे नहीं पढ़ने में जो मिलने थे वो लगभग हो चुके हैं इतने। लिखना इसके बाद काइट भी लिखना। काइट का शेप कुछ ऐसा होता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक। ये काइट है, ठीक। A B C D, और ये डायगोनल जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे होते हैं, ठीक। ये मिड पॉइंट होता है, ठीक। मिड पॉइंट फॉर द BD एंड द AC बोथ, दोनों के लिए ही ये मिड पॉइंट का काम करेगा। मतलब ये बनाने में ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक। प्रॉपर्टी इसकी है कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काट रहे होते हैं काइट के लिए। तो लिखना पहली बात AD, इसकी एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होती हैं। काइट की डिफिनीशन में कहा जाता है काइट की जो एडजेसेंट साइड होंगी वो आपस में बराबर होंगी, मतलब AD बराबर DC होगा, AB बराबर CB होगा, ठीक। तो लिखना AD बराबर DC एक बात और AB बराबर BC, ठीक। दैट इज, इसको कहा जाता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स, ठीक, आर इक्वल, ठीक। और AC डज नॉट इक्वल टू BD इन जनरल, क्योंकि बात फिर वही आई, जिस दिन बराबर हो जाएगा उस दिन हो सकता है काइट एक स्क्वायर का भी शेप ले ले, ठीक। लिखना इन अ काइट, ठीक। पहली बात जो होती है इसकी, सबसे पहली बात वो ये होती है, वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल। जो पहला डायगोनल होगा, कोई भी आप एक डायगोनल उठाइए, वो दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। पहला तो उसको आधे आधे पर काटेगा और दूसरा जिस एंगल पर काटेगा वो एंगल परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री का एंगल होगा। लिखना वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द अदर डायगोनल, वो दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तुम लोग उसी के ठीक नीचे लिखना। दूसरा, अब ये बात सिर्फ उनके लिए है जो लोग CSIR नेट के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, उनको ये बात ख्याल रखनी पड़ती है कि काइट में सिमेट्री कैसी होती है, क्योंकि ये डाइहेड्रल ग्रुप का हिस्सा आता है। और डाइहेड्रल ग्रुप का हिस्सा अगर ये आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर डाइहेड्रल ग्रुप में जाना चाह रही है तो निश्चित तौर पर उसको लाइन ऑफ सिमेट्री रखनी पड़ेगी। अगर काइट की हम बात करें तो काइट में कोई एक डायगोनल ऐसा होता है, दो के दोनों हो सकते हैं लेकिन अभी बात केवल एक की हो रही है। काइट में कोई एक डायगोनल ऐसा होगा जो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। फिगर देखो, फिगर में एक डायगोनल ऐसा बना हुआ है जो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। लिखना, वन डायगोनल इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वन डायगोनल इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वन डायगोनल इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये हुआ, अब ज्योमेट्री की भाषा में बात करें तो ये आपके दिए गए इस चतुर्भुज को दो ऐसे ट्राइंगल में काटेगा कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक, या कह सकते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज भी कह सकते हैं, मिरर इमेज होते हैं। और अब हम क्वाड्रिलेटरल के आखिरी हिस्से की बात करते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक, ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। ट्रेपेजियम, ठीक, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इसको। सिंपल सी इसकी एक डिफिनेशन है बस, कोई ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक पेयर जो हो, कोई एक पेयर वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, बस सिंपल सी डिफिनेशन इसकी है। वन पेयर ऑफ, अच्छा एक और बात ध्यान रखने की, वो जो पेयर होगा वो अपोजिट साइड होने चाहिए, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये कुछ ऐसा फिगर, ये रहा ABCD, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। लिख देना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ठीक आर पैरेलल, ठीक, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कुछ नोट लिख लेते हैं छोटे छोटे, और इसी नोट पे हम इस बात को रोकेंगे, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। ये हटा दे रहे हैं। ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक। नोट में लिख देना फटाफट। नोट, पहली बात, ठीक, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक, आर इक्वल्स, ठीक, इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों में खींचे गए डायगोनल जो होते हैं, दोनों डायगोनल, उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर अनइक्वल, लेकिन ये अनइक्वल हमेशा बड़े सावधानी से लगाना। अनइक्वल लगाने का मतलब, हम बार बार ये करें, अनइक्वल लगाने का मतलब ये नहीं कि फाट पड़ो जा करके, नहीं, अब तो बराबर होना ही नहीं है। इन जनरल इसको हमेशा कहा जाता है, इन जनरल
ये बफर सिस्टम शादी का नहीं है कि जिसमें बस देखे नहीं पंडाल की टूट पड़े, अरे पता कर ले भैया वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, नहीं तो जा करके खाओ मछली और खाओ परवर की सब्जी खा करके आए हैं। ये मतलब गड़बड़ वाली हरकतें नहीं की जाती हैं। तो अनइक्वल लगाते वक्त जहाँ भी ये अन वाली वर्डिंग आए ना, वहाँ पर थोड़ा सा अपने को संभलना पड़ता है, ठीक। धोखा यहीं पर बनेगा। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर अनइक्वल इन जनरल, किसमें किसमें, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, पैरेललोग्राम और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा बराबर हों ये ज़रूरी नहीं है, वो अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक। और आमतौर पे अनइक्वल रहते हैं, कभी कभी बराबर हो जाते हैं। जब बराबर हो जाते हैं तो नामकरण संस्कार दूसरे तरीके से होता है। तीसरी बात, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, किसमें किसमें, इन स्क्वायर एंड रोम्बस। जो स्क्वायर और रोम्बस होता है उसमें डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अंतर देखना, स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होता है लेकिन रोम्बस में डायगोनल इन जनरल बराबर नहीं होता है, एक बात। लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री पर काटता है और रोम्बस में भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक। इतनी बात हुई। इसके बाद चौथी बात है इन स्क्वायर पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इन स्क्वायर पैरेललोग्राम, इन स्क्वायर पैरेललोग्राम, ठीक, एंड रोम्बस, ठीक। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर कोइंसिडेंट, संपाती होना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना। इन स्क्वायर पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, जब आप स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो डायगोनल के मिड पॉइंट होंगे, ठीक। यानी पहले और दूसरे दोनों ही डायगोनल के मिड पॉइंट सेम टू सेम होंगे, वो अलग अलग होने वाले नहीं हैं, ठीक। इसी पर इतने को रोक रहे हैं, ठीक। इसके बाद बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।